और कुछ चीजें साथ साथ आप नोट करते रहना। पहला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते समय भी आप ध्यान रखना, परीक्षा में भी जहां भी नहीं आता है सबसे पहले उसको हाईलाइट कर देना, नहीं तो यहाँ पे गलती होने की संभावनाएं रहती है। नहीं पूछता है अक्सर अपन है वाला करके आ जाता है। तो इसमें देखो कि किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब आपको इसमें से गलत ढूंढना है कि गलत कौन सा है। 4 विकल्प हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल चारों कौन सी संधि के दिए हैं? विसर्ग संधि के। अब विसर्ग संधि के नियम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तभी इसमें ढूंढ पाओगे। अब देखो कौन सा गलत लग रहा है चारों में से। दूसरा, सभी लोग तय करें। अब पहला कह रहा है दुशासन, तो ठीक है, दुशासन सही है। दूसरा निसंदेह, अब निधन यहां पर भी गलत है क्योंकि संदेह होना चाहिए, सदैह लिखा हुआ है और यहां पर भी गलती है। तो इसमें गलती कौन से विकल्प में दिखाई दे रही है? सेकेंड में। नमाधन कार मिलके क्या बनता है? नमस्कार, और भाधन कार मिलके मिलेगा भास्कर बनेगा। देखो एक नियम मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार के, इस प्रकृति के कोई भी शब्द आते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो देख लें कि कहीं भी आपको ये रूप दिखाई देता है प और त, ये तीन रूप किसी भी शब्द के मध्य में दिखाई देते हैं, है ना। जो लोग पहले क्लास में नहीं है वो लोग नोट कर लेना इस बात को कि ये 3 रूप आपको किसी भी शब्द के मध्य में दिखाई दें। फर्स्ट और लास्ट नहीं होना चाहिए, मध्य में। तो आपको करना कुछ नहीं है, क से पहले आदर्श आ जाए, प से पहले आदर्श आ जाए और त से पहले आदर्श आ जाए। लिख लो एक नोट, यह रूप किसी शब्द के मध्य में नजर आता है। यह रूप किसी शब्द के मध्य में नजर आता है। ये 3 रूप, यह रूप किसी शब्द के मध्य में नजर आता है तथा इससे ठीक पहले कोई लघु स्वर रहता है। इससे ठीक पहले कोई लघु स्वर रहता है। तो विच्छेद करते समय स कौन सा? ये आधा, स के स्थान पर, साधान के स्थान पर विसर्ग, 2 बिंदियां लगा दो, स के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होगा। विसर्ग का प्रयोग होगा। शेष खंड ज्यों का त्यों प्रयुक्त होगा। शेष खंड ज्यों का त्यों प्रयुक्त होगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना कि ये 3 रूप कहीं भी आ जाते हैं, इससे पहले आदर्श है और कोई स्वर रहता। अब देखो इसमें चेक करो, जैसे भास्कर था तो ये रूप दिखाई दे रहा है, क से पहले आदर्श और इससे पहले आस क्या है? स्वर है। तो फिर आप इस स की जगह सिर्फ क्या लगा देंगे? विसर्ग। यहाँ भी देखें ये रूप दिखाई दे रहा है, म में क्या है? अस्वर, तो आप आदेश की जगह क्या लगा रहे हैं? विसर्ग लगा रहे हैं। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे परस्पर शब्द होता है ना, श्रेयस्कर शब्द है, जैसे करके एग्जाम्पल डाल दो। श्रेयस्कर है, परस्पर है और तिरस्कार है। इनमें देखो तो ये देखो ये रूप नजर आ रहा है, बस जहां जहां आदर्श आ रहा है उसकी जगह क्या लगाना होता है? विसर्ग लगाना। तो पहले में आप क्या कर दोगे? इसका विच्छेद करोगे तो परस्पर का क्या हो जाएगा? परह धन पर हो जाएगा। श्रेयस्कर में क्या हो जाएगा? श्रेयः धन कर हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार में क्या कर दोगे? तिरह धन कार हो जाएगा। बस यही करना, आगे बात समझना। तो विसर्ग संधि के अंदर ये एक नियम ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? यशोदा
शब्द का सही विच्छेद है। अब इसमें ढूंढो यशोदा का सही विच्छेद कौन सा। 4 विकल्प हैं, यशः दंदा, यश दंदा, यशोदंदा और यशदन ओदा। क्या करोगे? आप अपना उत्तर तय करो कि आप कौन सा आंसर लगाओगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल कौन सी संधि का है? तो विसर्ग संधि का है, ये तय है। उत्तर बताओ क्या करोगे 4 में से। यशोदा का विच्छेद क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चौथा करोगे। और बताओ। देखो, एक नियम मैंने आपको पहले समझाया था, है ना, पहले वो नियम समझ लो कि किसी भी शब्द में आपको कौन सी मात्रा दिखती है? ओ की। और ओ के ठीक बाद में आपको कौन सा व्यंजन नजर आता है? सगोश व्यंजन। ये नियम मैंने आपको समझाया है, ये स्थिति है ना। और इसमें ओ से ठीक पहले इधर क्या होना, ये तो ठीक बाद की स्थिति, और इससे ठीक पहले इधर क्या रहना चाहिए? अ। जिसमें ये चीज सगोश व्यंजन जानते हैं सभी लोग, मैंने लिखवाए भी हैं पहले। अब देखो ये क्या है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के बाद क्या बैठा है? द। तो द क्या होता है? सगोश व्यंजन होता है। और इस ओ से पहले श में स्वर क्या है? अ। तो जब भी ये स्थिति आपको कहीं भी नजर आती है तो यहाँ पर ओ के स्थान पर सिर्फ आपको क्या लगाना होता है? विसर्ग। शेष खंड जो है वो ज्यों के त्यों रहता है। अब सगोश व्यंजन होते कौन से हैं? तो जिसको नहीं पता है वो लिख देना कि किसी 5 व्यंजन वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन क्या कहलाता है? सगोश। और दूसरी कंडीशन थी क्या? वो स्वर आते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अपन व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन ध्यान रखना। इसके अलावा यर, ल, व और ह विसर्ग संधि। हालांकि सभी स्वर भी क्या होते हैं? सगोश, लेकिन विसर्ग संधि में स्वरों का रोल नहीं है। तो ये 2 स्टेप आप संधि की दृष्टि से याद रखना कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा व्यंजन होगा, इससे पहले कौन सी मात्रा दिख जाए? ओ की। या यर, ल, व, ह से पहले किसकी मात्रा दिख जाए? ओ की। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस ओ के स्थान पे सिर्फ किसका प्रयोग करना है? विसर्ग का। अब देखो यशोदा दिख रहा है, इधर सगोश व्यंजन है, श में अ है, तो सिर्फ ओ की जगह क्या लग जाएगा? विसर्ग। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला। ये क्यों कर रहे हो? इसमें इसका क्या मतलब निकलेगा? और इसको हलंत कर दोगे तो ये हलंत नहीं होगा। यश में से स्वर क्या रहना चाहिए? अ रहना चाहिए, तो विसर्ग संधि बनेगी। तो सही उत्तर इसका क्या है? यशदन दा। देखो ऐसा और एग्जांपल एक बताता हूं। जैसे मनोज शब्द है, इसमें देखो ओ की मात्रा दिख रही है, ओ के बाद में ज कौन सा है? सगोश। न में स्वर क्या है? अ। तो फिर इसको तोड़ते समय क्या करना है? सिर्फ ओ की जगह विसर्ग। इधर जो है वो ज्यों का त्यों लिखना है, और इधर जो बच रहा है वो भी। तो मनाधन क्या हो जाएगा? ज। बस आसान सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक तरीका, ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि मनोरंजन शब्द आ जाए, ठीक है, मनोरंजन, इसमें देखो तो ये ओ की मात्रा के बाद क्या दिख रहा है? र क्या है? सगोश व्यंजन। और न में क्या है? अ। तो सिर्फ आपको क्या करना है? ओ की जगह विसर्ग लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा? मनः धन रंजन हो जाएगा। ऐसा कोई भी शब्द आएगा, अक्सर परीक्षा में सरोज आ जाता है। सरोज में देखो ये भी सेम से इसी नियम के। सरोज क्या करोगे भाई? ये ओ दिख रहा है, ओ के बाद सगोश व्यंजन दिख रहा है, र में अ है, तो सिर्फ यहाँ पे विसर्ग लगा दो। इधर जो है सरा, धन क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा बस। क्योंकि विसर्ग जो होता है सगोश व्यंजन के मेल से ओ में बदलता है, ये नियम होता है। याद रह जाएगा। क्या ध्यान रखना है? ओ की मात्रा दिखेगी, ओ के बाद ठीक क्या होगा? सगोश व्यंजन। ओ से पहले स्वर क्या रहेगा? अ। तो ओ हटाकर क्या लगाना होता है? विसर्ग। सेम यही इसी में हुआ है। अगला प्रश्न देखो। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद है, इसमें बताओ क्या करोगे? कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही उत्तर कौन सा है? थर्ड है। ये नियम याद है? हाँ, एक र का मैंने नियम समझाया था कि किसी भी शब्द में क्या होगा? र से पहले भी क्या होना चाहिए? स्वर। और र के बाद भी क्या होना चाहिए? स्वर। तो र के स्थान पे क्या आ जाता है? विसर्ग आ जाता है।
लिख लो इसको, नोट डाल के ये नियम लिख दो इससे जुड़ा। ऐसा अगर कोई भी शब्द आए तो ध्यान रखो। सामान्यतः किसी शब्द के मध्य में र हो, र इन्वर्टेड कोमा में लिखना, किसी शब्द के मध्य में र हो तथा र से ठीक पहले आ के अतिरिक्त स्वर रहे, र से ठीक पहले आ के अतिरिक्त स्वर रहे तथा र के बाद कोई भी स्वर रहे तो विच्छेद करते समय र के स्थान पर, र इन्वर्टेड कोमा में, र के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होगा। र के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होगा। शेष वर्ण ज्यों के त्यों, शेष में कोई बदलाव नहीं होगा। बस स्थिति क्या रहेगी, ये र होगा बीच में, र से पहले अ और आ के अतिरिक्त होना चाहिए ना, यानी अ और आ नहीं होना चाहिए, आ के अतिरिक्त स्वर रहेगा और र के ठीक बाद कोई भी स्वर रहे, कोई भी स्वर, तो विच्छेद करते समय आपको र के स्थान पे क्या लगाना होता है, विसर्ग। बस यही नियम है। जैसे देखो ये था, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक निरूपाय शब्द है, निरूपाय, बीच में क्या दिखाई दे रहा है, र से पहले क्या दिख रहा है, न में ई, यानी आ नहीं होने चाहिए तो ई है, और र में के बाद स्वर क्या बच रहा है, उ बच रहा है, तो सिर्फ र की जगह आपको क्या लगाना है, विसर्ग। शेष वर्ण ज्यों के त्यों, तो इधर नी है तो नी, और इधर उ है तो उ लिख दो और शेष वर्ण जोड़ दो, तो क्या रह गया, नीह धन उपाय। तो यहां भी यही हो रहा है, र है, र से पहले ई है, र के बाद में क्या है, आ, तो र के स्थान पे आपने क्या लगा दिया, विसर्ग। नी ज्यों का त्यों लिख दिया, और आशा इधर बचा तो आशा इधर लिख दिया, तो कौन सा सही हो जाएगा, चलिए अगला देखो। निम्नलिखित में प्रश्न हटा दो, निम्नलिखित में से कर देना ना, इसको हटा देना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का सही उदाहरण नहीं है, इसमें ढूंढो कि विसर्ग संधि का सही उदाहरण नहीं है, बताओ क्या करोगे। इसको मनोहर लिख दो इसकी जगह, इस शब्द को क्या लिख देना, मनोहर। अब देखो, मनोहर, मनोबल, मनोदशा और मनोकामना, क्या करोगे, अब बताओ। सही उदाहरण नहीं पूछा है ना, तीन तो है, कोई एक नहीं है, नहीं वाला ढूंढना। कौन सा करोगे, बताओ आप क्या करोगे, आपको कौन सा लग रहा है। देखो ये दो तरीके से काम करेगा, इसमें शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी एक शब्द गलत दे रखा। पहले का क्या हो जाएगा, मनः, धन क्या हो गया, हर हो गया, ठीक। मनोबल में क्या हो जाएगा, मनः धन बल, ये वही नियम काम कर रहा है, कौन सा, ओ के बाद सघोष व्यंजन वाला, ये क्या हो जाएगा, मनः धन दशा। और आप इसको क्या लिखोगे, मनः धन कामना, ये लिखोगे।
ठीक है, तो ये इसमें जो गलत है वो गलत कौन सा है? फोर्थ ही गलत है, क्योंकि मनोकामना कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द ही गलत है मनोकामना। जब भी आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको मनः कामना ही लिखा जाएगा, मनोकामना नहीं लिखा जाता है। शुद्ध शब्द भी क्या होता है? मनः कामना होता है, नहीं मनोकामना शब्द नहीं होता। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी पूछे तो ये शब्द अशुद्ध है, ध्यान रखना। हाँ, बस ये शुद्ध है, मनः कामना ही लिखना। बोलते समय भी मनोकामना नहीं बोला जाता है, मनः कामना, ये ध्यान रहे। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो लिख लेना, कहीं एक नोट डाल के नीचे लिख दो कि ये लिख दो, मनोकामना अशुद्ध है, मनः कामना शुद्ध है। ये लिख, मनोकामना अशुद्ध है, मनः कामना शुद्ध है। ये शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, अक्सर परीक्षा में आता है। और एक बात और लिख दो विशेष करके, सामान्यतः, इसी के साथ एक पॉइंट और लिख दो, सामान्यतः, ये भी नियम याद रखना, मन से, मन इन्वर्टेड कॉमा में, सामान्यतः मन से शुरू होने वाले, मन से शुरू होने वाले सभी शब्दों में विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। मन से कोई भी शब्द शुरू हो जाए और संधि का नाम पूछे तो कौन सा करना? विसर्ग ही करने, है ना? जैसे करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मनोबल, मनोहर, मनोरंजन, जैसे करके एग्जाम्पल डाल दो, मनोरंजन, मनोज, मनोगति, मनोभिलाषा, मनोनुभूति, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, आप इतने लिख दो। मन से जो भी शब्द शुरू हो जाएगा उन सब में संधि कौन सी करके आनी है? विसर्ग ही करनी। तोड़ते समय सब में मनः ही होगा, और शेष जो बचा, मनोबल में मनाधन बल हो जाएगा, मनोहर में मनाधन हर हो जाएगा, मनोरंजन में मनाधन रंजन हो जाएगा, मनोज में मनाधन ज हो जाएगा, मनोगति में मनाधन गति हो जाएगा, मनोभिलाषा में मनाधन अभिलाषा हो जाएगा, और मनःधन अनुभूति हो जाएगा। सब में संधि कौन सी हो जाएगी? बस याद रखो। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से सही संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें भी क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, यानी 3 में तो है, किसी एक में नहीं है। अब ढूंढो किस में नहीं है, कौन सा लग रहा है? 4 विकल्प हैं, संधि नहीं है, तीसरा लग रहा है। चलो बाकी लोग देखो, फिर तीसरे में क्या होगा? तीसरे में संधि नहीं है, ये प्रत्यय का एग्जाम्पल होता है। मानव जो है वो मनु शब्द होता है, और मनु में क्या जुड़ता है? अ, तो क्या बनता है? मानव बनता है। तो वो अ उसमें प्रत्यय जुड़ता है। तो संधि का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? मानव। पहला निह धन रज, नीरज सही है, ठीक है। नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची, ध्यान रखना। ये निरंद्र भी सही है, चक्षु रोग भी क्या होगा? सही है। तो गलती किस में? नहीं किस में आएगा? विसर्ग आएगा, चक्षु रोग में विसर्ग आएगा। इसमें क्या होता है? मनु, और मनु में प्रत्यय क्या जुड़ता है? अ, ठीक है। तो मनु में जैसे ही अ जुड़ा प्रत्यय, तो शब्द क्या बन जाएगा? मानव बन जाएगा। मानव में आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो क्या बताना है? अ बताना है। मूल शब्द पूछा जाए तो क्या बताना है? मनु। और इसमें इसके जुड़ने से बनता क्या है? तो मानव बनता। और किस प्रकार का प्रत्यय है ये? प्रत्यय के 2 प्रकार बताए थे मैंने, तो ये को किस प्रकार का है? कृदंत, ठीक है। कृदंत नहीं, सॉरी, कृदंत नहीं, तद्वित, धातु के अंत में नहीं है, तो तद्वित प्रत्यय का एग्जाम्पल है।
चाहे तद्वित कह दो, चाहे इसका दूसरा नाम क्या था तद्वितांत कह दो, ये दोनों एक ही बात है, तद्वित या तद्वितांत। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है आपको कि अप्रत्यय वाला, तो ध्यान रखना मूल शब्द मनु बता देना, प्रत्यय अ बता देना, और एग्जाम्पल किसका है तो तद्वित प्रत्यय का। तद्वित प्रत्यय की परिभाषा क्या थी? कृत और तद्वित में क्या अंतर था बताओ? प्रत्यय लिखवाए हैं तुम्हें? भाई धातु के अंत में जुड़ेगा तो कृत होगा, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ेंगे वो क्या होंगे तद्वित। ये परिभाषाएं ध्यान रखना। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब इसमें ढूंढना है कि विसर्ग का उदाहरण कौन सा है, बताओ। सारे करके देखो। इसकी जगह में एक दूसरा शब्द कह रहा हूं, वो सब वो लिख देना इसके स्थान पे। ये लिख देना, तद्वित लिख देना। अब बनाओ तद्वित, नीरज, मध्वरी और गविश। अब बताना क्या है कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। इन चार विकल्प में से किसमें विसर्ग संधि है वो बताना। विच्छेद करो इनके आगे और संधि का नाम लिखो। करो देखिए क्या करते हैं। सारे नियम आपने पढ़े हैं, चारों में बताओ तद्वित में कौन सी संधि होगी। तो जब विच्छेद करोगे तो पता लगेगा। ये क्या होगा तत् धन हित, इसमें उपसर्ग पूछे तो क्या बताना है तत्। अब कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है, तो तद्वित में तो संधि कौन सी हो गई व्यंजन। ठीक है, अभी भी पढ़ा है तो भी आप सोच रहे हो। मध्वरी का विच्छेद क्या हो जाएगा मधु धन अरि, कौन सी संधि हुई बताओ, संधि का नाम बताओ इसमें। गवीश में क्या करोगे गोधन ईश। नीरज में क्या र आया तो नीह धन क्या होता है रज। भाई मैंने अभी नियम क्या बताया था, बीच में र आए, ठीक है, र दिखाई दे रहा है ना, और इधर क्या ये नी वाला है ना, अलग उदाहरण से है, तो इसमें भी क्या है नी धन रज होता है। क्योंकि र से पहले अगर दीर्घ स्वर आता है तो विच्छेद करते समय दीर्घ स्वर लघु स्वर में बदलता है और विसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखो तद्वित में कौन सी संधि हो जाएगी व्यंजन, इसमें कौन सी हो गई विसर्ग, और इसमें मधुधन हरि में कौन सी हो जाएगी तो वह से पहले आधा है तो कौन सी हुई यण, और इसमें कौन सी हो गई अयादि संधि हो गई। देखो नीरज का एक दूसरा विच्छेद और भी होता है ना, अगर ये आ जाए निर्धन रज, दोनों ध्यान रखना, तो संधि कौन सी हो जाती है व्यंजन हो जाती है। अगर आपको परीक्षा में ये विच्छेद देकर पूछता है तो कौन सी करनी है व्यंजन, ये विच्छेद देकर पूछता है तो कौन सी करनी है विसर्ग। और केवल नीरज शब्द में संधि पूछता है विच्छेद नहीं देता तो आपको उत्तर क्या देना है विसर्ग ही देना, फिर व्यंजन नहीं देना। एक ही स्थिति में व्यंजन देना है जब आपको ये टुकड़ा दिया हुआ हो, खंड दिए हुए हो तो आपको व्यंजन करना, अन्यथा क्या बताना विसर्ग। तो लिख दो ये सारा, बाकी नाम भी लिख देना किसमें कौन सी संधि। इसलिए इन विकल्पों के अनुसार अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि नि उपसर्ग भी सही है और निरुपसर्ग भी ठीक है, लेकिन नाम पूछे तो विसर्ग ही बताना है। केवल विच्छेद की स्थिति में आपको इसको व्यंजन में लेना है। हो गया, बाकी के नाम और विच्छेद लिख देना। महत्वपूर्ण शब्द है ये, कैसे भी आपको परीक्षा में विकल्पों में मिल सकता है।
हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ। अब बताना है कि इसमें सही नहीं है, तो किस में सही नहीं है। 4 विकल्प हैं, देखो चारों विसर्ग संधि के एग्जाम्पल। गलत कौन सा लग रहा है? ये नियम मैंने अभी समझाया भी है, उसी से जुड़ा हुआ है। चौथा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। क्यों होगा? चौथे में क्या होगा भाई? बीच में होना क्या चाहिए? ओ, क्योंकि ये क्या है? सगोश व्यंजन। और न में क्या है? अ। तो ये इसके मन मालिन्य नहीं होगा, इसकी जगह क्या होना चाहिए? मनोमालिन्य होना चाहिए। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? चौथा। अगला देखो, निम्नलिखित में से सही विकल्प है, तो पहले भी करवा रखा है, इसमें व्यंजन संधि का है, देख लो, कोई नहीं। इसमें सही विकल्प सही ढूंढना आपको कौन सा, देखो बताओ भाई। सतधन छास्त्र, तो इसमें छास्त्र का कोई मतलब होता है क्या? छास्त्र का कोई मतलब नहीं होता, जी क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि जब विच्छेद करते हैं तो दोनों खंड सार्थक होने जरूरी है। दूसरा, सतधन शास्त्र सछास्त्र, ये क्या है? सही। उपसर्ग पूछे तो क्या करेंगे? सत। मैंने कहा था कि छ से दूसरा खंड सार्थक नहीं बनता है, तो छ के स्थान पे क्या आता है? श आता है, और शास्त्र का एक मतलब होता है, तो सछास्त्र। सतधन छिव, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि छिव का कोई अर्थ नहीं होता है, और इसमें इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसको सचिव को लिखना है तो क्या लिखोगे? सही। सतधन क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। सतधन शिव, तो क्या बनता है? सचिव बनता है। और उच्च श्रृंखल है तो क्या लिखेंगे? उत्तधन श्रृंखल, ये होगा, ठीक है, उत्तधन श्रृंखल। इसमें उपसर्ग पूछे तो उत है, और इसमें सत, सत और उत क्या है? उपसर्ग। तो इसमें सही विकल्प कौन सा था? सेकंड वाला। और ये सारे एग्जाम्पल कौन सी संधि के हैं? तो ध्यान रखना, व्यंजन संधि के। महत्वपूर्ण है ये, अक्सर परीक्षा में यहाँ से कोई न कोई सवाल आता है। पहले मैंने लिखवाए भी हैं ऐसे 7-8 शब्द आपको, तो ध्यान रखना। अगला देखो, शिरोधार्य में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि होगी? शिरोधार्य। करो, चेक करो, ये भी नियम मैंने बताया है। कौन सी संधि होगी? विसर्ग होगी। विसर्ग क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ओ के बाद में बैठा क्या है? सगोश व्यंजन, और इधर क्या आ रहा है? र में अ, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? सिरह धन धार, धारण करना, ठीक है। तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। अगला देखो, इसको जोड़ो, मनः धन ताप, अगर इसके योग से कौन सा शब्द बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मनः धन, ये भी मैंने पहला नियम बताया, उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि क से पहले आदर्श आ जाए, प से पहले आदर्श आ जाए, या त से पहले आदर्श आ जाए। ये रूप कहीं भी दिखता है तो कौन सा होता है? विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आपका शब्द क्या है? मनस्ताप है, ये शब्द है। तो देखो ये रूप नजर आ रहा है, तो इसमें आदेश अ की जगह आपको क्या लगाना है? विसर्ग। इधर मन से शुरू हो रहा है, और इधर जो शेष बचा वो शेष। तो देखो ये दे दिया प्रश्न में, मनाधन ताप, तो शब्द क्या बनना चाहिए? मनस्ताप। मनस्ताप देख लो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। तो सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगला देखो, इसको देखो, उसी नियम से जुड़ा है ये भी। दुस्तर, क्या करोगे? सेकंड सही हो जाएगा, है ना, दुस्तर, क्योंकि यही रूप होता है दुस्तर। ये दिखाई दे रहा, तो आदेश अ की जगह हम क्या करेंगे? विसर्ग लगाएंगे, तो दूधन क्या हो जाएगा? तर हो जाएगा। दुशासन, इसमें देखो क्या करोगे? 4 विकल्प हैं, इसमें सोचो क्या करोगे? दुशासन,
दुहधन शासन, तो दुशासन बनेगा। दुशासन कैसे लिखोगे चारों में से? देखो एक नियम लिख दो, फिर आप इसमें करो। कहीं भी आपको 3 रूप लिख रहा हूं, ये वाले। नियम लिखो, यदि, विशेष करके एक नियम लिख दो, यदि किसी शब्द के मध्य में, यदि किसी शब्द के मध्य में यह रूप, ये 3 रूप लिख दो। किसी शब्द के मध्य में यह रूप, ये 3 रूप नजर आता है, यह रूप नजर आता है, तो विच्छेद करते समय, विच्छेद करते समय, विच्छेद करते समय श इन्वर्टेड कॉमा में और हलंत, ये आधा, यानी ये जो दिख रहा है वो, तो विच्छेद करते समय श के स्थान पर, के स्थान पर, इसकी जगह पर विसर्ग का प्रयोग होगा। श के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग होगा। शेष वर्ण, शेष वर्ण ज्यों के त्यों प्रयुक्त होंगे। शेष वर्ण ज्यों के त्यों प्रयुक्त होंगे। यानी आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि इस प्रकार का कोई भी रूप मिलता है, जैसे निश्चय है, निश्चल है, हरिश्चंद्र है, और दुशासन है। इन उदाहरणों से समझ जाओगे। देखो इसमें ये इन शब्दों के अंदर वो वाले रूप नजर आ रहे हैं। च से पहले आधा श यहाँ दिख रहा है, छ से पहले आधा श यहाँ दिख रहा है, और श से पहले आधा श यहाँ दिख रहा है ना, च से पहले यहाँ दिख रहा है। तो इनमें से कोई भी रूप नजर आ जाए, तोड़ते समय सिर्फ क्या करना है, जो श दिखाई दे रहा है उसकी जगह विसर्ग लगाना। तो इसका क्या हो जाएगा, नीह। शेष वर्ण ज्यों के त्यों, शेष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निश्चल में क्या कर देंगे, नीह धन छल हो जाएगा। हरिश्चंद्र में क्या करोगे, तो हरिह धन चंद्र हो जाएगा। और दुशासन में क्या हो जाएगा, तो दूह धन शासन हो जाएगा। अब इसने क्या करा, आपको यहाँ पर ये खंड दे दिया कि दूह धन शासन। अब इसके जुड़ने से शब्द कौन सा बनेगा, तो दुशासन। सही उत्तर कौन सा होगा, चौथा। ये चीज नोट कर देना आप लोग, जो नियम लिखा है उसके नीचे जैसे करके उदाहरण लिख दो। आगे बात ये वाली समझ में, बस ये तरीके ध्यान रखना, शब्द कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको आदेश श की जगह क्या लगाना होता है, विसर्ग लगाना होता है। वही इसमें हुआ है। तो ऐसा कोई भी शब्द परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलो अगला देखो, इसमें बताओ धनुष्टंकार। धनु धन टंकार है, तो शब्द जुड़ने पर क्या बनेगा, धनुष्टंकार। कौन सा लिखोगे, हाँ ये तो दोनों गलत हैं। पहला सही कौन सा हो जाएगा, पहला धनुष्टंकार। ये भी बस वही तरीका है कि ये कहीं भी दिख जाए, ये जो रूप मैं बता रहा हूं वो आप ध्यान रखना। ये वाले रूप, इन 4 में से कोई भी रूप दिख जाए किसी भी शब्द के मध्य में, है ना, ये लिख लेना नोट करके। तो जहां पे ये आधा श दिख रहा है, तोड़ते समय आपको इस आधे श के स्थान पर क्या लगाना है, खाली विसर्ग लगाना, और कुछ नहीं करना है। ये 4 रूप लिख देना। अब यहाँ भी यही दिख रहा है, जैसे धनुष्टंकार में देखो ट से पहले आधा श दिख रहा है, तो विच्छेद करते समय आधे श की जगह क्या आ गया, विसर्ग आ गया। बाकी दोनों खंड ज्यों के त्यों।
सरल है, विसर्ग संधि में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख लिया। अगला देखो, उसी नियम से जुड़ा हुआ है। अभी देखो यहाँ ये चीज बताइए, क से पहले आधा श है, इसमें देखो अब क से पहले आधा श यहाँ दिख रहा है, सीधा पता चल रहा है आविष्कार। सेकंड, आज एक और शब्द है अच्छा इसी से जुड़ा, ध्यान रखना, बहिष्कार। ये भी अक्सर प्रश्न आ जाता है परीक्षा में, बहिष्कार। तो भी क्या दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, तो उसका विच्छेद क्या हो जाएगा, बहिहदन कार हो जाएगा। बस ये लिख दो। अगला देखो, चक्षु रोग आपने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। चक्षु रोग कौन सा सही हो जाएगा, ये विसर्ग है तो ऊ छोटा है जो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चक्षु हुआ धन रोग में चक्षु रोग हो जाएगा। चक्षु किसका पर्यायवाची है, आंख। नयन कह दो, चक्षु कह दो, लोचन कह दो। इसमें बताओ, उरह धन ज, तो अपन किस मात्रा की जगह विसर्ग लगा रहे थे, ओ की मात्रा की जगह, तो विसर्ग घटेगा तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, है। उरोज किसका पर्यायवाची होता है, उरोज स्तन का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है ना, उरोज यानी स्तन। एक शब्द ऐसा शब्द शुद्धि में भी आपसे पूछा जाता है, एक ये होता है स्तनपान शब्द शुद्धि की दृष्टि से, और एक ये होता है स्तन्यपान। बताओ, स्तनपान और स्तन्यपान सही कौन सा है दोनों में से, कौन सा पढ़ा आपने अभी तक। सप्ताह भी बनाते हैं तब होर्डिंग लगाते हैं लोग, है ना, स्तनपान सप्ताह ऐसे लिखते हैं, तो स्तनपान शब्द गलत होता है। सही शब्द क्या होता है, स्तन्यपान होता है। तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से ध्यान रखना, स्तन यानी स्तन का अन्न, स्तन्य का मतलब होता है दूध, तो बच्चा पान किसका करता है, दूध का, और स्तन का मतलब तो अंग विशेष होता है मनुष्य का, तो शुद्ध शब्द क्या होता है, स्तन्यपान होता है। अब कभी भी स्तनपान मत लिखना। चलो इसमें देखो, गायक का संधि विच्छेद बताओ। बताओ गायक में कौन सी संधि है, अयादि। गायक किसका एग्जाम्पल है, अयादि संधि का। संधि पूछे इसमें नाम तो अयादि करना। एक बात मैंने आपको पहले समझा रखी है, आप लोग याद रखना कि जिस शब्द के मध्य में य व आ जाए मध्य में, और उससे पहले अर्ध व्यंजन नहीं आता है, तो कौन सी संधि होती है, अयादि। और य व से पहले अर्ध व्यंजन आया तो कौन सी होती है, यण। ये पहचान, तो य से पहले आधा नहीं है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी, अयादि। कौन सा सही होगा, इसमें चौथा आंसर सही होगा। इसमें बस वो बात याद रखना कि य से पहले अस्वर होता है तो कौन सी मात्रा लगती है, ए की, और य से पहले आस्वर होता है तो कौन सी लगती है, आई की, और व से पहले अस्वर होता है तो ओ की, और आस्वर होता है तो कौन सी लगती है, ओ। अब यहाँ य से पहले आ है इसलिए कितनी लगी है, दो मात्रा। चलो अगला देखो, इसमें बताओ क्या करोगे। निष्ठुर शब्द में संधि विच्छेद क्या है, बताओ। सेकेंड, नहीं सेकेंड सही है। आधा शाह दिख रहा है ना, बस आधे शाह की जगह क्या कर दो, विसर्ग लगा दो। अगला देखो, नायक, ये भी उसी के जैसा है, किसके, गायक जैसा, तो इसमें भी संधि कौन सी है, अयादि संधि होगी। स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। केवल अच्छा विच्छेद पूछे तो क्या करोगे, बीच में यह आ रहा है, देखो वही तरीका। हाँ, यह में स्वर क्या है, अक रह गया, इधर इधर न लिख दो। यह से पहले आ है तो दो मात्राएं लगा दो, और यह से पहले अ होता तो एक लग जाती। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों से संधि हुई है, आपको बताना है क्या क्या जुड़ा है तो व्यर्थ बना है। इसका विच्छेद करके देखो, कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, व्यर्थ, यण संधि। अभी मैंने कहा था कि यण से पहले आधा आता है तो कौन सी संधि होती है, यण। तो यह से पहले आधा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है, तो सूत्र याद रखना, ई उ और क्या होगा, री, और सामने से क्या मिलेगा, कोई भी भिन्न स्वर। तो इधर ई के साथ में कोई भी स्वर मिला
तो बनता क्या है य। उ के साथ में कोई भी स्वर मिला तो बनता क्या है व, और री के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है र। ये किसका सूत्र है, यण संधि। अब देखो व्यर्थ शब्द है तो इसके टुकड़े कैसे होंगे भी, ये क्या है य में स्वर क्या है अ, और शेष क्या बचा, तो इधर तो ये लिख दो, इधर वह जो आधा है मैंने कहा था आधे को क्या लिखना है पूरा। अब आपको यह बनाना है तो यह बनेगा कैसे, जो ई के साथ स्वर जुड़ेगा तो इसमें ई की मात्रा जोड़ दो तो क्या हुआ वी धन अर्थ, वह इधर से क्या आ गया ई और इधर से क्या आ गया अ, तो बन क्या गया यह बन गया। तो ई धन अ किसमें देख लो, ई धन अ चौथे में, तो ई और अ के योग से क्या बनता है यह बनता है, वही पूछा है। तो इसमें उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग कौन सा बता दोगे वी। तो व्यर्थ में संधि कौन सी यण और उपसर्ग कौन सा वी, और वी का भी आपको अर्थ पूछ ले तो वी का मतलब क्या होता है विशेष होता है, ये उपसर्ग है तो उसके शाब्दिक अर्थ होता है। तो ई धन अ के योग से क्या बनता है यह बनता है। लुटेरा, इसका विभाजन बताओ। लुटेरा इसमें प्रत्यय की दृष्टि से दिया है ना, इसमें लुटेरा शब्द में प्रत्यय क्या होता है एरा प्रत्यय होता है। अब एरा ये होगा या ये होगा, ये चेक करना रहा है ना। एरा प्रत्यय जो है तो वो कौन सा होगा लुट धन एरा। लुटेरा है ममेरा है, ये ध्यान रखना ये अक्सर आते हैं, ममेरा चचेरा है ना, चचेरा ये प्रत्यय की दृष्टि से ध्यान रखना है। फूफेरा, ठीक है। तो ममेरा में भी प्रत्यय क्या है मामा, मूल शब्द क्या हो जाएगा मामा और एरा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा चाचा और एरा, इसमें क्या हो जाएगा फूफा और एरा, ठीक है। ये ध्यान रखना इन सब में कौन से प्रत्यय होते हैं एरा प्रत्यय। और किसका हो जाएगा एग्जाम्पल कृत का या तद्वित का, उदाहरण किसके हैं भाई ये चाचा मामा फूफा क्या है संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा के अंत में जब प्रत्यय जुड़ता है तो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तो वो तद्वित कहलाते हैं, या आप बोलोगे तद्वितांत। ये एग्जाम्पल तद्वित या तद्वितांत, ठीक है। सब में एरा प्रत्यय से बने। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मैंने आपको भाषा की 5 इकाइयां बताई थी। भाषा की इकाइयां कितनी हैं, तो 5 है। पहली बात ये याद रखना भाषा की इकाइयां, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, भाषा की इकाइयां कह दो या भाषा के अंग कह दो, एक ही बात है इकाई या अंग। और ये कुल कितने होते हैं, पहला कौन सा होता है ध्वनि, जो लोग नहीं थे क्लास में वो लिख लेना। दूसरा कौन सा होता है तो वर्ण, तीसरा कौन सा होता है शब्द, और चौथा कौन सा होता है पद, और पांचवा कौन सा है वाक्य। ये भाषा की कितनी इकाइयां हैं 5 इकाइयां। तो जब भी भाषा की इकाइयां पूछे या अंग पूछे तो ये 5 बताना। अब सबसे छोटी कौन सी है, अक्षर, वर्ण और अक्षर में थोड़ा अंतर है, ये मैं बाद की क्लास में समझा दूंगा कि क्या अंतर होता है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी इसमें वर्ण, तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा वर्ण हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा शब्द किस प्रकार की है, शब्द वर्ण तो सबसे छोटी इकाई है, ये दोनों किस प्रकार की इकाइयां हैं शब्द, हाँ जो इसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसको वाक्य कहते हैं। तो देखो एक नीचे नोट डाल के लिख दो, इसके बाद में 2-3 प्रश्न इसमें बनते हैं, 1 लाइन में लिख दो ताकि ध्यान रहेगा। पहले तो 5 लिख दी इकाइयां, अब नीचे एक पॉइंट डाल के लिखो सबसे छोटी तो ये वर्ण हो गई। दूसरा लिखो भाषा की आधारभूत इकाई, भाषा की आधारभूत इकाई, भाषा की आधारभूत इकाई, और आगे लिख दो डैश करके शब्द। भाषा की आधारभूत इकाई पूछे तो शब्द बताना। अगला पॉइंट लिखो
अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई, ये भी शब्द है। देखो भाषा की छोटी इकाई पूछे तो क्या बताना, वर्ण, लेकिन अर्थ की दृष्टि से छोटी पूछे तो क्या बताना है, शब्द। दोनों अलग अलग है ना, एक मत समझना। आधारभूत पूछे तो भी शब्द, और अर्थ की दृष्टि से छोटी तो भी शब्द। अगला लिखो, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य लिखना। अगला लिखो, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की बड़ी इकाई, अर्थ की दृष्टि से भाषा की बड़ी इकाई वाक्य, वाक्य। ये सब याद रखना है ना। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, भाषा की छोटी इकाई पूछे तो क्या बताओगे, वर्ण। अर्थ की दृष्टि से छोटी इकाई पूछे तो शब्द। आधारभूत इकाई पूछे तो शब्द। सार्थक इकाई पूछे तो, और अर्थ की दृष्टि से बड़ी पूछे तो। इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है। अच्छा ये बताओ, विकारी शब्द नहीं है, क्या करोगे, विकारी नहीं है ना? दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी होते हैं और एक अविकारी होते हैं। पूरा समझ लेना। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द, ठीक है, रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक को आप क्या कहोगे, विकारी, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, अविकारी। यहां से एक प्रश्न आता है अक्सर। अब विकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तनशील। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों हैं ये किस में आते हैं, विकारी। विकारी का मतलब क्या होता है, तो परिवर्तनशील, जिनमें परिवर्तन या बदलाव किया जा सकता है ना? परिवर्तन, विकारी का मतलब परिवर्तनशील। और विकारी में 4 तरह के आते हैं। अविकारी का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के जो होते हैं उनको हम अविकारी कहते हैं। अविकारी का शाब्दिक अर्थ होता है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। और इस अविकारी को ही दूसरा नाम क्या होता है, तो अव्यय होता है। चाहे अविकारी बोलो चाहे अव्यय बोलो, एक ही बात होती है। तो चाहे इनको अविकारी कह दो या अव्यय शब्द कह दो, एक ही बात है। तो वो ध्यान रखना, वहां से प्रश्न बनता है कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से कितने, 2 भाग, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी यानी परिवर्तनशील कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उधर कौन कौन से होते हैं, तो वो 4। प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि निम्नलिखित में से अविकारी बताइए, तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, 1 ऑप्शन उधर से रखेगा, तो ये सारे अविकारी हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, अव्यय, क्योंकि ये तीनों तो क्या हैं, विकारी। विकारी नहीं पूछा है, तो बचा कौन सा, अव्यय। इस अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है, अविकारी है।
चाहे अविकारी बोलो चाहे अव्यय बोलो एक ही बात है, ये याद रखो। इसमें बताओ, घंटी बजी है कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? ये कौन से, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा गया। निजवाचक है, अनिश्चय है, नाम से स्पष्ट है। कोई आया है तो कौन आया है इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये क्या होगा, अनिश्चय। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, और उन 6 में कौन कौन से शब्द आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 6 प्रकार के तो हैं, तो जैसे पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक के 2, कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, 2 नहीं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना? तो ये सर्वनाम आपको पता होने चाहिए। मैं एक डायग्राम यहाँ बता देता हूँ, आप नोट कर लो। ये प्रश्न यहाँ से कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है सर्वनाम का। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं, 6 के नाम याद रखना। पहला होता है पुरुषवाचक, बस शॉर्ट में नाम ध्यान रखना, इसमें शब्द में यही लिख देता हूँ। पुरुषवाचक ध्यान रहे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। सेकंड कौन सा है? तो सेकंड का नाम होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। थर्ड कौन से होते हैं? तो अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा होता है? तो प्रश्नवाचक। फिर कौन सा होता है? संबंधवाचक। और कौन सा होता है? तो निजवाचक। ये सर्वनाम के प्रकारों के नाम याद रखना। निश्चयवाचक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यह, वह, और वाक्य बहुवचन में होगा तो ये वे। अनिश्चय में कौन कौन से आते हैं? तो कोई, कुछ, किसी, या अनिश्चित। प्रश्नवाचक में कौन कौन से आते हैं? तो कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक होते हैं। संबंधवाचक में जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, ये सब इसमें आता है। निजवाचक में कौन से आते हैं? तो अपना, अपनी, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक कहलाता है। शब्द लिख देना तो ध्यान रह जाएंगे। उत्तम पुरुष में मैं और मैं के सारे रूप, मैं और हम, और मैं और हम से जितने रूप बनते हैं वो सब। मध्यम में तू और तुम। अन्य में वे, उसे, उन्हें, उस, उसे, उन्हें, ये सब अन्य पुरुष में आता है, थर्ड पर्सन। कोई सर्वनाम कुछ भी पूछे इसमें से तो आप बता दें। ये नाम और इनके अंदर ये शब्द है ना, कोई भी शब्द देके पूछ सकता है कि किस प्रकार का सर्वनाम, तो ये ध्यान रखना।
हो गए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक ध्यान रखना, बाकी कल की क्लास में देखते हैं। कल एक वाक्यांश पढ़ के आना है, कल ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड के लेंगे, शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो एक वाक्यांश आते हैं, कल वो पढ़ के आना। कल उनसे जुड़े अपन ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कर सकते हैं।